अगर साइबर क्राइम के इजाफा के बारे में बात किया जाए तो मात्र लॉकडाउन के बीच में साइबर क्राइम में रजिस्टर होने वाले केसों की संख्या 4 गुना बढ़ गई, यानी 300% इंक्रीज हुआ है। महंगाई को भी पीछे छोड़ दिया है। कोई फेसबुक का नहीं, कोई सीरियल का नहीं, किसी और का नहीं, अपने टीम की स्टोरी को हम लोग शेयर करने वाले हैं। जो हमारे जानने वालों के साथ वह घटना घटती है और घट रही है। साइबर क्राइम, इस टॉपिक पे हम आगे बढ़ते हैं। एक ऐसा क्राइम जिसके लिए तीर और तलवार की जरूरत नहीं है, जिसके लिए पिस्तौल निकालने की जरूरत नहीं है, बंदूक लगाने की जरूरत नहीं है, सड़क पे इंतजार करके अंधेरे में किसी को लूटने की जरूरत नहीं है। यह सारा काम दिन के उजाले में होता है, आपको घर बैठे लूट लिया जाता है। ये बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से किया जाता है। कभी कभी आपको पता चलता है, कभी कभी आपको पता ही नहीं चलता आपके साथ कांड हो गया, और जब पता चलता है तो लेट हो जाता है, हाहाकार मच जाती है, करे क्या। और मजे की बात है कि मैक्सिमम क्राइम में आप खुद फंसते हैं। अगर आप इसके प्रति अवेयर हो जाएं तो 90% क्राइम को अवॉइड किया जा सकता है। 90%, 10% तो दूसरे तरीके हैं जो आपके हाथ में नहीं है, लेकिन 90% आपको सिर्फ अलर्टनेस हो जाए साइबर क्राइम के बारे में तो आप अपने आप को बचा सकते हैं। पहले फिर एक बार रिकैप करते हैं, साइबर क्राइम होता क्या है। साइबर क्राइम is criminal activity that either targets or uses a computer network or a network device. नेटवर्क डिवाइसेस में आपका मोबाइल फोन वगैरह सारा कुछ आ जाता है। सबके माध्यम से आप जो भी एक्टिविटी करते हैं वहां पे आपके साथ क्राइम हो जाता है। साइबर क्राइम इज कमिटेड बाय साइबर क्रिमिनल्स और हैकर्स who wants to make money. Cyber crime is carried out by individual or organization. साइबर क्राइम पैसा कमाने के लिए किया जाता है। यह एक अकेला बंदा भी कर सकता है और इसके पीछे पूरी गैंग होती है। ध्यान रखें, जितनी बड़ी लूट उतना बड़ा गैंग। कभी कभी तो यह भी देखा जाता है कि पुलिस वाले भी इसमें इन्वॉल्व है। जिसको बचाना है वह इन्वॉल्व है। पुलिस वाले कहने का मतलब कुछ लोग पुलिस वाला बन के आपको अप्रोच करेगा। जैसे मैंने पिछली कहानी में आपसे डिस्कस किया था कि साइबर क्राइम से आपको फोन आ रहा है कि आपके अगेंस्ट केस रजिस्टर्ड हुआ है, आप ही का वीडियो बनाया गया, आप ही को ब्लैकमेल किया जा रहा है और आप ही के अगेंस्ट केस भी रजिस्टर्ड है। जिस समय आपको यह अगर आभास रहे कि किसी को ब्लैकमेल करना सबसे बड़ा क्राइम है, उसी समय आप आसानी से समझ सकते हैं कि आप पे छल किया जा रहा है। यहां तो खुलेआम दंगा हो जाता है, लोगों को लूट लिया जाता है, तब तो पुलिस प्रोएक्टिवली कॉल नहीं करती, और यहां आपको कॉल किया जा रहा है और वो भी 24 आवर के अंदर। तो आपको उसी समय अलर्ट हो जाना चाहिए कि दे ऑल आर पार्ट ऑफ दैट क्राइम। सम साइबर क्रिमिनल्स आर ऑर्गेनाइज्ड, यूज एडवांस्ड टेक्निक्स एंड आर हाईली टेक्निकली स्किल्ड। और कुछ नौसिखिए भी होते हैं। तो जो हाईली टेक्निकल है वह आपको अलग अलग लिंक के द्वारा आपके मोबाइल में ऐसे एप्लीकेशन डाल देगा कि आपका ओटीपी भी उसके पास जा सकता है। वो आपके मोबाइल को ही हैक किए हुए, आपके मोबाइल पे क्या एक्टिविटी हो रही है उस सारे एक्टिविटी की जानकारी उनके पास है। तो हम समझते हैं कितने तरह के साइबर क्राइम होते हैं। पहला, ईमेल एंड इंटरनेट फ्रॉड। ईमेल या इंटरनेट के द्वारा आपके साथ फ्रॉड होता है। कहीं से एक लिंक आया, कोई मैसेज आया, उस मैसेज को फॉलो करते हैं। आप इसको ले सकते हैं, जॉब लगने के लिए आपके पास मेल आया, आपने अप्लाई नहीं किया था या आपने अप्लाई भी किया था, तो जब अप्लाई नहीं करते तो समझ जाते हैं कि फ्रॉड है। और कभी क्या है, आज के हर एक व्यक्ति जॉब के लिए ऑनलाइन अप्रोच करता है या फेसबुक पे डाल देता है मुझे जॉब चाहिए। आप अपना नंबर शेयर करते हैं, ईमेल आईडी शेयर करते हैं और मेल आता है तो आप उस पर जेन्युइनली बिलीव कर लेते हैं। तो सारी प्रोसीजर वैसे ही शुरू करता है जैसे एक नौकरी के लिए होता है। तो आप देखते हैं सरकारी नौकरी हो या कहीं भी, रजिस्ट्रेशन कीजिए, फोटो लगाइए, आधार कार्ड दीजिए, पैन कार्ड दीजिए, अपने आइडेंटिटी को आप देते हो, साथ ही साथ रजिस्ट्रेशन चार्ज मांग लेता है। अगर 1000 रुपए भी किया, लिक्रेटिव जॉब है, आपको फोन भी आ जाएगा, आप उसे इंटरेक्ट भी करते हो और फोन भी आएगा एकदम टोटल ऑफिस की तरह। आपको एचआर में ट्रांसफर किया जाता है तो आपको आईटी में ट्रांसफर किया जाता है।
आपको 100% बिलीव हो जाएगा बहुत बड़ी एमएनसी में हमारी रिक्रूटमेंट हो रही है, और ऐसे कंडीशन में आपको 1000 रुपए फी मांगा जाता है, आप तुरंत सबमिट कर देते हो और आप इंतजार कर रहे होते हो कॉल आएगा। जिंदगी भर आप करते रहें, कॉल नहीं आता है। क्या करना चाहिए? जिस कंपनी के तरफ से, एमएनसी की तरफ से आपको वह ऑफर आया है, एक बार 5 मिनट का मेहनत लगाइए, उसके कस्टमर केयर में कॉल कीजिए। क्या यह प्रोसीजर है कॉल करने का? वह भी नेट पर अवेलेबल है, लेकिन हम वहां इतने व्यस्त हो जाते हैं अपने फेसबुक और दूसरे चीजों में कि हम इंक्वायरी नहीं करते। एक एक स्टेप हम लोग को जानना जरूरी है, कैसे कॉल आए तो हमको क्या करने की जरूरत है। क्योंकि अभी ना सबसे ज्यादा फ्रॉड चल रहा है, नौकरी देने के नाम पे फ्रॉड करना, थेफ्ट ऑफ फाइनेंशियल और कार्ड पेमेंट डाटा। आपने अपने आधार कार्ड को, पैन कार्ड को बहुत जगह शेयर कर रखा है, कहीं आपको ध्यान है, कहीं आपको ध्यान नहीं है। कहीं आपने गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को दे रखा है, कहीं प्राइवेट को दे रखा है, और आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते। बहुत सारे ऐसा केस होता है, आप अपने आधार डिटेल, आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड देना पड़ जाता है कहीं भी, चाहे राशन कार्ड के लिए अप्लाई करें या फिर गवर्नमेंट जॉब के लिए या प्राइवेट जॉब के लिए, बैंक में। आपकी डाटा कहीं से भी चोरी हो सकती है, यानी लोगों को इंफॉर्मेशन पहुंच सकता है, उसके द्वारा आपके साथ फाइनेंशियल कार्ड या कार्ड पेमेंट डाटा वगैरह के। हमने पिछली बार विकास चौरसिया जी की कहानी शेयर की थी कि कैसे कार्ड को रिडीम करने के चक्कर में उनके पास कॉल आता है, रिडेम्पशन इनको करना है, और जब वो कॉल आता है कि 2 बार ओटीपी आएगा और इनके अकाउंट से पैसा समाप्त, खत्म हो जाता है। आप सोचिए कि वह कहां से आया। यानी एसबीआई कार्ड में काम करने वाले किसी बंदे को यह पता है आपका कार्ड आने वाला है, उसने सिर्फ उन फ्रॉड लोगों को आपकी डाटा शेयर कर दिए। आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते किसने किया है, आपको बहुत ज्यादा पुलिस इसमें हेल्प नहीं कर सकती, किस व्यक्ति ने आपका डाटा लीक किया है। वहां 5,000 10,000 रुपए कमाने वाले एडहोक बेसिस पे, आजकल सारे ऑर्गेनाइजेशन में एडहोक बेसिस पे काम करने वाले लोग, आपका डेटा उनके पास गया और वह आपके एक्चुअल एक्टिविटी से फिट दिखी, आपने उस पर ट्रस्ट कर लिया कि हाँ हमारा तो रिडीम करना ही है, और फिर कहानी यही शुरू हो जाती है। तो हमेशा जब भी बैंक वगैरह से मैसेज आता है, एक डिस्क्लेमर आता है, बैंकर्स नेवर आस्क यू फॉर एनी पर्सनल डाटाज, योर सीवीवी नंबर, कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर और ओटीपी। हमेशा आता है मैसेज, लेकिन हम इसको नजरअंदाज करते हैं, क्योंकि मैसेज आता है, पढ़ने की क्या जरूरत है। हम तो वही चीज को पढ़ते हैं जहां पैसे मिल रहे हो, और कितनी जल्दी मिल रहे हो। जितनी जल्दी मिले, 1 का 2 बनाने वाली कंपनियां रातों रात 25 लाख का नेटवर्क खड़ा कर लेती है और दूसरे दिन चली जाती है। लोग नेटवर्क मार्केटिंग को गाली देते हैं, ये प्रतिरोध हम लोग करते हैं। फिर दूसरे दिन कोई कंपनी आती है, फिर उसमें लग जाते हैं। तो बड़े ही बेशर्म किस्म के लोग होते हैं, एक जगह गलती हुई फिर दोबारा करते हैं, दोबारा हुई तिबारा करते हैं, और फिर गाली देते हैं सिस्टम को, गाली देते हैं सरकार को। हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि हमें जानकारी से अपने आप को इक्विप्ड करना है। अगले के पास तलवार कैसा है उससे फर्क नहीं पड़ता, अगर आपके पास कवच कुंडल मजबूत है, आपके पास रक्षा सामग्री है, और हम उसी की बात कर रहे हैं। थेफ्ट एंड सेल ऑफ कॉर्पोरेट डाटा, यह साइबर क्राइम का एक बहुत ही एडवांस वर्जन आ जाता है। आपने न्यूज में सुना होगा, कुछ कंपनियों को हैक कर लिया जाता है, उनके डेटा को चोरी कर लिया जाता है, उनके सिस्टम को डिस्टर्ब किया जाता है और फिरौती मांगी जाती है। और फिरौती कैसे मांगी जाती है? बिटकॉइन पे फिरौती मांगी जाती है, एक ऐसी करेंसी जो ट्रेस नहीं होता है। अगर वही मांगा जाए कि मेरे बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करो, तो जब बैंक से बैंक ट्रांसफर होता है तो पता चलेगा किसके अकाउंट में पैसा गया। बिटकॉइन स्मगलिंग के लिए, एक्सटोर्शन के लिए, इन्हीं सब चीजों के लिए यूज किया जाता है। फिर एक आता है साइबर एक्सटोर्शन, यानी डिमांडिंग मनी टू प्रिवेंट ए थ्रेटन अटैक। ये इसी की बात मैं कर रहा था कि आप हमें पैसा दीजिए और फिर हम इसको नहीं करेंगे। अगला तरह का क्राइम आता है रैंसमवेयर अटैक, मतलब एक तरह के आपको बग्स डाल दिए जाते हैं आपके सिस्टम में, और वही फिर आपका सिस्टम हैंग हो गया और मैं इस सिस्टम से आपको छुड़ा सकता हूं क्योंकि उसके पास इसका काट मालूम है, फिर वो पैसे की डिमांड करता है। क्रिप्टो जैकिंग,
यही वापस क्रिप्टो करेंसी बनाने वाले आपके कंप्यूटर को हैक कर लेते हैं और आपके कंप्यूटर पे क्रिप्टो माइनिंग होती रहती है। आप देखेंगे कंप्यूटर को कि बैकग्राउंड में ऑन है, आपने ऑफ किया था और रात में ऑन चल रहा है। मेरे कंप्यूटर के साथ ऐसा हुआ है एंड आई वाज नॉट अवेयर। मैं सोचा कि बंद करने के बाद भी बैकग्राउंड में चल रहा होगा, अपडेट ले रहा होगा। माय सन इज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर। फिर उसने कहा कि देखिए इसको बोलते हैं मोबाइल सिस्टम को हैक करके क्रिप्टो माइनिंग करना। फिर उन्होंने, उनके पास तरीका मालूम था, उसको इन्होंने डिसोल्व कर किया उन्होंने इस इशू को। यानी जब कभी आपका सिस्टम अपने आप चलने लग जाता है, चाहे वो कंप्यूटर हो या मोबाइल हो, ध्यान रखें वो हैक हो गया है। कभी कभी लोग बोलते हैं सर मेरा कंप्यूटर मोबाइल ना अपने आप ऑन हो जाता है। इसका मतलब कोई ना कोई इसमें गतिविधि चल रही है जो आपको पता नहीं है। आपने किसी ब्लू लिंक को क्लिक करके जादू देखा होगा। आजकल बहुत छोटे छोटे एप्लीकेशन आते हैं, 26 जनवरी पे इस ब्लू लिंक को क्लिक कीजिए और जादू देखिए। अरे जादू क्या देखना है, 26 जनवरी आप सेलिब्रेट करो, मैं भी सेलिब्रेट कर रहा हूं, स्टेटस डाल दो, मैं भी उसको लाइक और डिसलाइक कर दूं। हम लोग क्या करते हैं, कभी अंधाधुंध चीजों को फॉलो करते हैं। एक ने भेजा हम भी 10 को भेजते हैं। आई नेवर सेंड एनीबॉडी एनी लिंक व्हिच इज आई एम नॉट ट्रस्टिंग। और यह आदत आपको भी डालनी चाहिए, क्योंकि हम सभी लोग जो यहाँ हैं ऑनलाइन सिस्टम में काम कर रहे हैं, इसका एजुकेशन होना बहुत ही जरूरी है। साइबर एस्पिनेस वेयर हैकर एक्सेस गवर्नमेंट और कंपनी डाटा, यह क्राइम के हमारे जीवन में कम महत्वपूर्ण है। जानकारी के लिए कह दें, बहुत सारे सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को लोग हैक करते हैं, गवर्नमेंट के सिस्टम को, और उसका मिसयूज करते हैं। बहुत सारा आप देखते होंगे कि लोगों का आधार डाटा लीक हो गया है, उससे वो डेटा लेते हैं और लोगों को, साइबर क्राइम वाले को भेजते हैं, साइबर क्रिमिनल्स को भेजते हैं, और वे लोग उस डाटा का मिसयूज करते हैं। तो गवर्नमेंट के साइड से उनके पास डाटा पहुंच गई है या कोई उनका कर्मचारी भेज दिया है, लास्टली नुकसान हमें होना है, और उस नुकसान को बचाने के लिए अलर्ट भी अपने आप को हमें ही करना पड़ेगा। तो इसके तरीकों के बारे में मैंने डिस्कस किया था कि कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। तो सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम को हमेशा अपडेटेड रखिए, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अपडेट रखिए सिस्टम में। कभी कभी लगता है यार वो सिस्टम का अभी तो सिस्टम हैक नहीं कर रहा है, तो हम जो एंटीवायरस है वो नहीं डालते हैं। अब कोरोना भी वायरस आया है, हर एक आदमी वैक्सीनेशन लगा रहा है एडवांस में, यस और नो? हम क्या कर रहे हैं, एंटीवायरस अपने बॉडी में डाल, इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्टअप कर रहे हैं। वैसे ही आपके सिस्टम में भी एंटीवायरस अपडेट होना चाहिए। आप बहुत सारे घटनाओं से अपने आप को बचा सकते हैं। यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स। अब पासवर्ड क्या होता है, बहुत सारे लोग सारे चीज में 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 डालते जाते, क्योंकि आपको समस्या हो जाती है कि कोई भी पासवर्ड को हम याद नहीं रख पाते, सबके साथ है। तो उसकी दो कैटेगरी बना लीजिए, एक जो इंपॉर्टेंट चीज है उसमें पासवर्ड अलग डालना है, और जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसमें पासवर्ड अलग डालना है। मान लीजिए कोई भी चीज आप ऑनलाइन जाते हैं और वहां बोलता है रजिस्ट्रेशन कीजिए, वो आपके कंसर्न का नहीं है, तो आप एक इजी पासवर्ड वर्जन बनाइए जो उसमें वहां इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आपका ईमेल हो गया, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, जो आपके व्यक्तित्व को दर्शाता है, वहां आपके पोस्ट से कुछ और गतिया मैसेज कोई पोस्ट करेगा तो आपका कैरेक्टर टर्निश होता है। वैसे कंडीशन में पासवर्ड स्ट्रॉन्ग रखें, और बीच बीच में सारे सिस्टम में दिया जाता है कि आप चेक करें आपका फेसबुक कहीं और लॉगिन तो नहीं है। बीच बीच में पासवर्ड को बदलते रहें। बेस्ट वे है कोई डायरी मेंटेन करें जहां आप लिख सकें। हर एक चीज डबल ट्रिपल बाई वेरीफाई किया जा सकता है, ओटीपी आता है अगर आप चेंज करते हैं तो। फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन है, इसीलिए आप बेहिचक बीच बीच में अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को, पासबुक को, बैंक अकाउंट्स को, जो पासवर्ड प्रोटेक्टेड है उसका चेंज करते रहें। नेवर ओपन अटैचमेंट इन स्पैम ईमेल्स। स्पैम ईमेल्स होता है जो आप को उन लोगों के द्वारा नहीं आता है जिनको आप पहचानते हैं, अनवांटेड लोगों के द्वारा आते रहता है। उसके अटैचमेंट को क्लिक ना करें, क्योंकि वायरस अटैचमेंट में ज्यादा होता है, उसमें कोई लिंक दिया हुआ है उसको क्लिक ना करें, और जो आपका कंसर्न का नहीं है बिना देखे ही डिलीट मार दें। डू नॉट क्लिक ऑन लिंक्स इन स्पैम ईमेल्स और अनट्रस्टेड वेबसाइट, जो कि हम हमेशा किया करते हैं, इससे आपको बचने की जरूरत है। डू नॉट गिव आउट पर्सनल इंफॉर्मेशन अनलेस सिक्योर। यस, फोन पे किसी को कभी भी, चाहे वो बैंकर ही क्यों ना हो,
मत बताएं, जब जरूरत पड़े बैंक में जाकर के मिलिए। हालांकि बैंकर्स को ट्रेन किया जाता है हमेशा, वो लोग ऐसा नहीं पूछते हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे पूछता है, डिटेल पूछता है, स्टेट वे यू कैन रिफ्यूज इट। बी माइंडफुल ऑफ विच वेबसाइट यूआरएल यू विजिट। अब कभी कभी साइट पे आप जाते हैं, आपके तुरंत मोबाइल में अलर्ट आता है, दिस साइट इज नॉट सिक्योर, दिस साइट इज नॉट सिक्योर। लेकिन आप इतने मशगूल हो जाते हैं उस चीजों को देखने में कि आप उसको नेग्लेक्ट करते हैं, लॉग इन एनीवे। और मैक्सिमम ऐसा हम करते हैं, या तो कोई अट्रैक्टिव ऑफर होता है तब, या कोई पोर्नोग्राफी लोग देख रहे होते तो। एक तो देखते ही है छुप के, और बच्चे और इनमेच्योर लोग ऐसा करते हैं। और उस पर अलर्ट आता है हमेशा, वो रेड आएगा, वो जयकाल बना के आता है, आपका अलर्ट सिस्टम अलर्ट करता है कि डोंट वॉच इट, दिस साइट इज नॉट सिक्योर एंड स्टिल गो फॉरवर्ड। और जब आप आगे जाते हैं तो आप अपने आप को खतरे में डाल रहे हैं, अपने सिस्टम को खतरे में डाल रहे हैं। कीप ऑन आई ऑन योर बैंक स्टेटमेंट। आप ना बीच बीच में अपने बैंक स्टेटमेंट को जरूर देखते रहे। जिन लोगों के बैंक में पैसे ज्यादा हो उसको फिक्स में डाल दें, नॉर्मल एक्सेस से दूर कर दें। मेहनत लगेगा, 1-2 दिन बैंक में जाना पड़ सकता है। और नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारे लोगों को बहुत सारे पैसे आते हैं, और बोलते क्या करना है, सेविंग में पड़ा हुआ है। और आपका ईमेल का एक्सेस भी है, अब आजकल बहुत सारे एप्लीकेशन हम यूज करते हैं। ध्यान रहे, जब भी अमाउंट जो आपके खर्चे का अमाउंट है, 1-2 महीने का बैकअप लेकर के बाकी पैसे को ज्यादा जब भी हो वहां फिक्स कर दीजिए। ऐसा सिस्टम रखिए कि फिर उसको डिसॉल्व करने के लिए आपको बैंक जाना पड़े, ऑनलाइन नहीं किया जा सके। बहुत मेहनत से पैसे आते हैं। मैसेज स्टार्टिंग एज यू हैव ओन, हमेशा ध्यान रखें, आप जीत गए हैं, आपको हराने की तैयारी है। और मैसेज अबाउट एनीथिंग फ्री, फ्री फ्री फ्री, ऑलवेज समझिए, आपको नथिंग इज फ्री इन दिस वर्ल्ड। जो फ्री है वह परमात्मा दे सकता है, कोई आदमी नहीं दे सकता है। फ्री हवा, फ्री पानी। और जिस समय हम उस फ्री की कदर नहीं करते हैं, तो प्लांट लगाना भूल गए, तो ऑक्सीजन प्लांट की क्या कीमत थी कोरोना ने दिखा दिया है। तो जब भी कोई मैसेज में फ्री वाली बातें हो, उस समय आपको अलर्ट हो जाना है। अब एक फ्री वाली आपको मैं एक घटना जो अपने ही जानने वालों का है, मैं आपके सामने शेयर करने वाला हूं। एक मेरी दोस्त है, नाम है अनिला पाड़िया, मुंबई में ही रहती है। साल भर पहले उन्होंने नया मकान लिया। उनके हस्बैंड हीरा व्यापारी के साथ काम करते हैं डायमंड मार्केट में। दे आर माई गुड फ्रेंड। और जब उन्होंने नया मकान शिफ्ट किया तो उन्होंने डिसाइड किया सारा कुछ नया लेना है। अपने पुराने चीजों को कुछ को बेचा, कुछ अपने दोस्तों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, किसी गरीब को दान दे दिया, सब कुछ नया ले रहे थे, बढ़िया खरीद रहे थे। एक दिन टीवी खरीदने गए, क्रोमा में जाकर देखा, टीवी का दाम था 50,000 रुपए। एलजी टीवी उनको पसंद आया। जब उनको टीवी पसंद आ गया तो श्रीमती जी ज्यादा एक्टिव थी। बोले ऐसा कीजिए ना, मेरी बहन जी बोल रही थी ऑनलाइन ऑफर बढ़िया मिल जाते हैं, हम लोग ऑनलाइन एक बार ट्राई करते हैं। तो ऑनलाइन ट्राई करते, चीप एंड बेस्ट। उन्होंने जब ही सर्च मारा तो उनको एक यूआरएल दिख गया, खरीदे टीवी मात्र पार्सल कॉस्ट में, पार्सल देने के पैसे में टीवी खरीदें। उनमें एक कस्टमर केयर का नंबर दिया हुआ था, उस नंबर पर उन्होंने कॉल किया। जब कॉल किया उधर से बहुत ही प्रोफेशनल आवाज आई, यस मैम, हाउ कैन आई हेल्प यू। इन्होंने अपनी ख्वाहिश रखी कि हमको टीवी चाहिए, कितने में मिल जाएगा। इन्होंने मॉडल भी बताया, एलजी टीवी। मतलब अगला बोला मैडम ये साउथ कोरियन कंपनी है और मेरा वहां से बहुत अच्छा लिंक है, कौन सा टीवी पसंद है आपको। उन्होंने मॉडल बताया, बोला ये टीवी आपको 20,000 रुपए में मिल जाए। इतनी खुश हो गई अपनी बुद्धिमत्ता पे, 50,000 का टीवी क्रोमा में बता रहा है और 20,000 का ऑनलाइन बताया। उन्होंने बोला इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। कुछ नहीं, मैं आपको एक फॉर्म भरूंगा, भेज देता हूं, आप अपना ईमेल बताइए, उस ईमेल पे आप उस फॉर्म को भर के डिटेल भेज दीजिए, आप अपना एड्रेस वगैरह सब कुछ भेज दिए। 2 दिन के बाद इनके पास कॉल आता है, मैडम आपका रजिस्ट्रेशन अप्रूव हो गया है, यू शुड पे 10,000 रुपीज।
इन्होंने बोला हमने तो कैश ऑन डिलीवरी की बात की है। बोला मैडम कैश ऑन डिलीवरी ही कर दीजिएगा, मैं तो सिर्फ रजिस्ट्रेशन चार्ज की बात कर रहा हूं, जब तक आप रजिस्टर नहीं करेंगे सामान डिस्पैच नहीं होगा। ठीक है जी, 10,000 की बात है, टीवी 50,000 की है, इन्होंने 10,000 रुपए सबमिट कर दिए। नेक्स्ट डे कॉल आता है, मैडम आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है, आपका टीवी पैक हो गया है, आपको रिसिप्ट इसका तैयार करना है, आई एम फ्रॉम कोरिया। और कॉल भी इंटरनेशनल आ रहा है, ध्यान रखें। दे आर सो इक्विप्ड, ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर बने हुए हैं, वो कोरिया से घूम करके कॉल आ रहा है वहां में। अब इनको लगा कि ये तो कोरिया से, वाकई उनको बिलीव हो गया, और इन्होंने रिसिप्ट बनाने के लिए 16,000 रुपए उसको भेज दिया। अब देखिए कहानी शुरू हो गई, 10,000 पहले गया, 16,000 रुपए चला गया, बात 26 हो गई, बात हुई थी 20 की। इन्होंने बात किया उस बंदे से, बोला मैडम 20 तो है, उसका कॉस्ट है, लेकिन बाकी खर्चे तो लगते हैं ना। चलिए कोई नहीं, अभी भी इनको 26 बढ़िया लग रहा था। अगले दिन फिर आता है कि मैडम कस्टम क्लियरेंस आपको कराना है, आपका सामान डिस्पैच हो रहा है और मैं इसका रिसिप्ट आपको भेज देता हूं। और बजाते कस्टम क्लियरेंस का उनके पास रिसिप्ट आया, ये इस मॉडल का टीवी इस एड्रेस पे जाना है, इस पते पे, और उसकी चार्ज आई 12,000 रुपए। अब मैडम इस पे कर दीजिए, आपका सामान आ गया है एयरपोर्ट पे। चलो जी, 12,000 रुपए इन लोगों ने भेज दिया। अभी ये बात कोरिया की हो रही है, कोरिया से इनका लोड हो गया टीवी। अब टीवी पहुंच गया इंडिया। 2 दिन के बाद कॉल आता है इंडियन मोबाइल पे, पीछे से हवाई जहाज को शिफ्टिंग की भी आवाज आ रही है, एयरपोर्ट का पूरा वीडियो दिख रहा है। अगला ने ऑनलाइन कॉल किया है, वीडियो कॉल, और वह यह कहा कि मैडम एयरपोर्ट पे आपका टीवी आ गया है, 15,000 रुपए लगेंगे, आपको यहाँ कस्टम क्लियरेंस करानी है। इन्होंने बोला हमारा 15,000 की तो हमने तो इतने सारे पैसे दे रखे हैं, 10,000, 16,000, 12,000। बोले मैडम आपको नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, यही एयरपोर्ट पे पड़ा रहेगा, 1 सप्ताह के बाद वापस आ जाएगा, चॉइस इज योर्स। फोन कर जाता। अब ये डाउट में पड़ गए हैं कि दूं या नहीं दूं। देखती है तो वीडियो इंडिया में आ चुका है, अलग बंदे का फोन है, उसको वापस कॉल करते हैं, वो फिर अपने आप को बिजी दिखा रहे, एयरपोर्ट पे काम कर रहा है। जी मैडम इस नंबर पे कर दीजिए। अब ये हल्का होशियारी दिखा रही है कि हमको कस्टम डिपार्टमेंट का ही नंबर दे दीजिए, मुझे वही भेजना है। उन्होंने बात किया, बोला कि मैडम आप वहां करेंगे, बहुत लंबा प्रोसीजर लग जाएगा, आपको नंबर जाएगा, फिर आपको एयरपोर्ट पे आना पड़ेगा, ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीजें बताई। इन्होंने फिर जो उसने डिमांड किया था वह पैसा इन्होंने वापस सबमिट कर दिया। अब इंतजार कर रहे पूरे परिवार की, देखो 50 की जगह पे 48 तो लगते हैं। यार अच्छा था इंडिया से ही खरीद लेते, इतना टेंशन तो नहीं रहता। और टेंशन इनका बढ़ गया। वापस इन्होंने फिर कॉल आया इनके पास कि मैडम यहां से कुरियर जा रहा है, आपको 15,000 रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट करनी है, यह पैसा टीवी लेकर के जाएगा, वही आपको वापस कर देगा। अब तक एक फेडअप हो चुके थे और अब ये चीजों को समझ चुके थे। इन्होंने ऑनलाइन सर्च करना शुरू किया ऐसे काइंड के बारे में, और इनको 2-4 एग्जाम्पल मिल गए। टीवी के नाम पर ऑर्नामेंट्स के नाम पे ऐसे ठगी होती है। अब मजे की बात देखिए, अब ये जब दोबारा फोन कर रहे हैं तो इनको नहीं, फोन अटेंड होना बंद हो गया। इन्होंने फोन को बात किया। अब इन्होंने ऑनलाइन पे कंप्लेन करने की सोची कि ऑनलाइन जाकर के कंप्लेन करता हूं। और जब कंप्लेन करने गए तो वहां पे साइट दिखा रिपोर्ट योर साइबर क्राइम, और ईमेल आईडी और कांटेक्ट नंबर दिया हुआ था। इन्होंने उसको कॉल किया, वहां से लीगल एडवाइजर का फोन था। मैडम कितने का कांड हुआ आपके साथ, कितनी फ्रॉड हुई? 50,000 रुपए का। ओके, इसका 10% आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा, आई विल फॉलो योर क्राइम। 50,000 क्या हुआ है, और आप चिंता न करें, 1 महीने के अंदर आपका पैसा वापस हो जाएगा। इन्होंने 5,000 रुपए वहां भी सबमिट किया। जब वहां सबमिट किया, इन्होंने समझा हमने साइबर क्राइम में केस कर दिया है। 2 महीने, 1 महीने, 10 दिन, 15 दिन के बाद ये फोन करती रही, फोन अटेंड होता रहा, आपकी इंक्वायरी चल रही है,
फिर इसके बाद इनको क्लोजर रिपोर्ट मिल गया, आपका केस आपकी गलती से गया है, सारा पैसा आपने ट्रांसफर किया है, ये साइबर क्राइम के अंतर्गत नहीं आता। साइबर क्राइम के अंतर्गत के 2-4 इनको रूल्स आ गए। आपने जो केस रजिस्टर किया है इसमें आपके साथ फ्रॉड नहीं हुआ है, आपने अपनी मर्जी से पैसा दिया है और आपका केस क्लोज किया जाता है। यानी गए थे हरिभजन को ओटन लगे कपार, 50,000 पहले लूट चुके थे और 5,000 उसने भी लूट लिया दवा के नाम पे। तो दोस्तों हमें यह जानना जरूरी है कि कैसे कैसे क्राइम होते हैं और उसकी रिपोर्टिंग कहां होती है। तो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। विजिट द वेबसाइट ऑफ नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल एट cybercrime.gov.in। ध्यान रखें, गवर्नमेंट का कोई भी साइट, जीमेल, ईमेल, कोई कंपनी इससे द्वारा शुरू नहीं होता है। एक चीज देखें, कोई भी गवर्नमेंट का साइट होगा उसके लास्ट में gov.in जरूर होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो साइट होगी। cybercrime.gov.in करके एक साइट है, वहां आप अपना कंप्लेन कर सकते हैं। वहां जब आप जाएंगे तो जितने तरह के क्राइम होते उसके पोर्टल बने हुए हैं, आपको इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। आप जाते हैं cybercrime.gov.in। यह गवर्नमेंट की साइट है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर यह ऑपरेट होता है। यहां नीचे जाएंगे, ऑप्शन आया हुआ रिपोर्ट वीमेन चाइल्ड रिलेटेड क्राइम, एक अलग से कॉलम दिया हुआ है। आप यहां देख रहे हैं रिपोर्ट, पहला जो कॉलम है होम के बाद होम खुला हुआ है, जिसमें हमारे गृह मंत्री का और प्रधानमंत्री का फोटो आता है। रिपोर्ट वीमेन एंड चाइल्ड रिलेटेड क्राइम पहला कॉलम है और सेकंड है रिपोर्ट अदर साइबर क्राइम। आपका मान लीजिए कि ऑनलाइन फ्रॉड हुआ है तो रिपोर्ट अदर क्राइम पे आप क्लिक करेंगे। जब इसको क्लिक करते हैं तो आपके पास फाइल ए कंप्लेन और नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल आ जाता है। इसके बारे में और डिटेलिंग चाहिए तो लर्न अबाउट साइबर क्राइम को क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पूरे कैसे कैसे क्राइम रिपोर्ट किए जा रहे हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन होता है। फाइल ए कंप्लेन के ऊपर जाइए, इसका एक नेशनल हेल्पलाइन नंबर भी है, वीमेन के केस में 181 और साइबर नेशनल पुलिस का हेल्प नंबर है 100। इमरजेंसी में कंप्लेन करने की बात है, जो 100 पुलिस का आप कॉल कर सकते हैं। फिर इसके अंदर आ जाते हैं, आप बहुत सारे टर्म्स और कंडीशन दिए हुए हैं। प्रायर टू फाइलिंग द कंप्लेन ऑफ दिस पोर्टल यू हैव टू गो थ्रू इट। उसमें कुछ नहीं है, एक चीज से आपको एश्योरेंस दिया जा रहा है कि आप जो बातें कहेंगे वो सही कहेंगे। आपको इसको टर्म्स और कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेना है। जब ही आई एक्सेप्ट करते हैं तब यहाँ लॉगिन आ जाता है। आप लॉगिन पासवर्ड डाल करके इसको मोबाइल डालेंगे, उस पर ओटीपी आएगा, इसको रजिस्टर कर लें। उसके बाद जब आगे बढ़ते हैं तो टाइप ऑफ क्राइम आपके साथ क्या हुआ है, ऑनलाइन ठगी हुई है या ऑफलाइन हुआ है, आपके बैंक से बहुत सारे कॉलम्स आगे खुल जाते हैं। यहाँ यह भी ऑप्शन है कि आप अपना इंफॉर्मेशन उनको देना चाहते हैं, नहीं देना चाहते हैं। आप एनिमस भी कर सकते हैं, अजनबी बन के भी, आप नहीं चाहते हैं कि आपको यह आपका अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज हो तो भी आप उस ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। आपकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं की जाएगी। आप अपने क्राइम के बारे में बता सकते हैं, किसी और के पे का क्राइम हुआ हो उसकी भी सूचना दे सकते हैं। और हम सभी लोग अलर्ट सिटीजन हैं, अवेयर सिटीजन हैं। हमें इस पोर्टल के द्वारा सबकी हेल्प करनी है, गवर्नमेंट की हेल्प करनी है, क्योंकि आप क्राइम की सूचना उनको दे रहे हो, तभी वो आपके बारे में, आपके सुरक्षा का ध्यान रख सकते हैं। पुलिस की हेल्प कर सकते हैं। आपके पड़ोसी जिसके साथ क्राइम हुआ है और वह नहीं जानता कि कैसे लॉगिन कर सकते, आप उसकी मदद कर सकते हैं। और यह हम सबका प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वी शुड हेल्प अदर, क्योंकि अगर आपके पास नॉलेज है और उसका फायदा उनको नहीं हो रहा है जिनके पास नॉलेज नहीं है, तो आपका वो नॉलेज बेकार है।